नेटवर्किंग के प्रिंसिपल किसी दूसरे बिजनेस की तरह नेटवर्किंग, जयप्रकाश जी म्यूट कर लीजिए। किसी दूसरे बिजनेस की तरह नेटवर्किंग में सफलता भी कुछ सिद्धांतों पर निर्भर करती है, और अगर हम उन सिद्धांतों को समझेंगे, उसका उपयोग करेंगे, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस काफी बड़ा हो सकता है, होने वाला है, हो सकता है क्या होगा ही। तो पहला सिद्धांत है इसमें पेलिकन प्रिंसिपल, इसका वर्ड है पेलिकन प्रिंसिपल। अब ये पेलिकन प्रिंसिपल क्या होता है? तो पेलिकन प्रिंसिपल का अगर मैं सार बताऊं तो वो ये है कि सबसे पहले तो ये तय करो कि आप करना क्या चाहते हो। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आप करना क्या चाहते हो। फिर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो उस काम को सफलतापूर्वक कर रहा है, और उसके साथ एसोसिएट हो जाओ, उससे वो सारी चीजें सीख लो। सबसे पहले ये तय करो कि आप करना क्या चाहते हो, फिर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो उसी काम को सफलतापूर्वक कर रहा है, फिर उसके साथ एसोसिएट हो जाओ, उससे वो सारी चीजें सीख लो। हो गया? अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ काम कैसे करता है। अमेरिका के किसी शहर की बात है। ये पेलिकन जो एक पक्षी होता है, अमेरिका में होता है, एक पक्षी का नाम है पेलिकन। ये विदेशों में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। ये जो पक्षी है ये समुद्र के किनारे रहते हैं आमतौर पर, क्योंकि मछली इनका भोजन होता है। तो एक मछुआरों की बस्ती में बहुत सारे पेलिकन थे, हजारों की संख्या में पेलिकन पक्षी रहते थे, और मछुआरे रोज नाव में से मछली पकड़ने जाते थे समुद्र के अंदर, तो ये उनके साथ में जाते थे। ये मछुआरे मछली पकड़ते थे और वो इनका भी ध्यान रखते थे, तो यहाँ से सारे पक्षियों को भोजन मिल जाता था बड़ी आसानी से। तो ये सारे के सारे पक्षी जो उस गांव में थे, ये अपने शिकार करने की एक कला को भूल चुके थे। कि ऐसा इनकी पक्षियों की कई जनरेशन तक पास ऑन होता रहा, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, फिर तीसरी जनरेशन। धीरे धीरे ये हो गया कि सारे के सारे पक्षी मछुआरों के द्वारा दी गई मछलियों पर जीवित रहने लगे। मछलियों का शिकार कैसे किया जाता है वो पूरी तरह से भूल चुके थे। सब कुछ बड़ा बढ़िया चल रहा था, कहीं कोई समस्या नहीं थी। फिर एक दिन सरकार का कोई नियम आया और सारे मछुआरों को वहां से मछली पकड़ना बंद करना पड़ा। अचानक सारे मछुआरे गायब हो गए। अब किसी भी पक्षी को शिकार करना नहीं आता था, तो हजारों की संख्या में ये भूखे रहने लगे, और थोड़े समय बाद इनकी काफी तेजी से मृत्यु होने लगी। भूखे मरने लगे सारे के सारे लोग। तो जितने भी पर्यावरण के वैज्ञानिक थे और जो भी थे दूसरे लोग जो इस विषय से संबंधित थे, सबको बड़ी चिंता हो रही थी कि पक्षियों को बचाया कैसे जाए, क्योंकि ये पर्यावरण का बैलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी थे। यहाँ पर किसी विशेषज्ञ ने सलाह दी कि किसी दूसरी जगह से जहाँ के पक्षी अभी भी शिकार करते हो, वहां से पकड़कर हजारों पक्षियों को इधर लाया जाए और इनके बीच में छोड़ दिया जाए। तो फिर बहुत सारे दूसरी जगह से पक्षियों को पकड़ा गया और उनको लाकर इस शहर में छोड़ दिया गया। अब ये नए पक्षी जो आए थे दूसरी जगह से, बहुत जल्दी इन पुराने पक्षियों के साथ घुल मिल गए। नए जो आए थे दूसरे शहर से पक्षी, ये शिकार करना जानते थे, तो उन्होंने यहाँ पर आते ही अपना काम शुरू कर दिया। वो समुद्र में जाते, मछलियां पकड़ कर ले आते, उनको कोई समस्या नहीं होती थी। लेकिन जो पुराने वाले थे वो अभी भी ये देखकर हैरान हो रहे थे कि शिकार कैसे कर लेते हैं ये लोग। धीरे धीरे उन्होंने भी प्रयास करना शुरू किया। कुछ समय लगा, कुछ महीनों के बाद सारी स्थिति वापस नॉर्मल हो गई। तो पुराने जो पक्षी भूख से मर रहे थे, अब वो भी शिकार करना सीख गए और पर्यावरण पूरी तरह से वापस बैलेंस हो गया। अब इस सिद्धांत का हम लोग अपने बिजनेस में कैसे उपयोग करेंगे, ये हमारे लिए कैसे उपयोगी है? तो देखिए, जब कभी भी आप किसी दूसरी जगह पर जाते हैं, किसी दूसरे स्टेट में जाकर काम करते हैं, जहाँ की भाषा आपसे अलग है, जहाँ की संस्कृति आपसे अलग है, जहाँ के लोगों के सोचने समझने का तरीका आपसे अलग है, तो थोड़ी दिक्कतें आती है। हम लोग उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते आसानी से, वो लोग हमको सीरियसली नहीं लेते। तो इस तरह की संभावना बिल्कुल बनती है कि काम उतनी स्मूथली, उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाता जैसा अपने होम टाउन में हो सकता है।
तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल काम आता है, आपको क्या करना है, उस शहर के या उस स्टेट के कुछ लोगों को जो उसी भाषा में बात करते हैं, सबसे पहले उनको स्पॉन्सर कीजिए और उसके बाद उन लोगों को काम करना सिखा दीजिए। और एक बार जब आपने उन लोगों को काम करना सिखा दिया, उन लोगों को बिजनेस बनाने की ट्रेनिंग दे दी, तो वो लोग अपना काम खुद करते हैं और बहुत तेजी से बिजनेस डेवलप होता है। एग्जाम्पल देखिए, मिंगवे और सैम सिया जब भारत आए थे तो उन्होंने कब तक यहाँ पर काम किया? 9-10 महीने थे यहाँ पर, शायद 1 साल करीब करीब। बिल्कुल। कब तक काम करते रहे? जब तक उन्होंने 2-4 लोकल काम करने वाले लोगों को सिखा नहीं दिया। शुरुआती दौर में जो लोग जुड़े थे, समीर पोद्दार जी, मांजरेकर जी, मलिक बंधु और भी कुछ लोग रहे होंगे जिनको हम नहीं जानते, तो ये लोग मिंगवे और सैम सिया उस समय तक यहाँ पर बार बार आते रहे जब तक इन लोकल लोगों ने काम करना नहीं सीख लिया। और एक बार जब लोकल लोगों ने काम करना सीख लिया, उसके बाद आप देखो सैम सिया और मिंगवे कितनी बार आते हैं, शायद साल में 1-2 बार। तो पेलिकन प्रिंसिपल का मतलब ये है और ये इस तरीके से काम करता है। किसी अन्य भाषा में बात करने वाले स्टेट में अगर आप पहुंच गए, सपोज तमिलनाडु में पहुंच गए, तो तमिल भाषा आपको आती नहीं, लोग आपको सीरियसली लेंगे नहीं। तो कुछ ऐसे लोगों को ढूंढिए जिनको हिंदी भी आती है और तमिल भी आती है और उनको काम करना सिखा दीजिए। एक बार जब ये पर्सन तैयार हो जाएगा तो फिर वो वहां पर तमिलनाडु में आपका काफी बड़ा बिजनेस फैला देगा, आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो क्या लिखा है आपने? पेलिकन प्रिंसिपल नहीं, इसमें लिखा क्या? 2-3 लाइनें लिखवाई थी ना मैंने। आप इसको करना क्या चाहते हैं? जो सबसे आप करना क्या चाहते हो ये पता लगाओ। पहले ये तय करो क्या क्या चाहते हो। बिल्कुल। एक बार हर किसी ऐसे व्यक्ति को तलाश ढूंढो जो सफलतापूर्वक काम करता हो, जो उसी काम को सफलतापूर्वक कर रहा है जी, और फिर उसके साथ एसोसिएट हो जाओ। बिल्कुल। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करता है? अच्छा, आपको ये पता है कि नहीं कि हर साल बहुत सारे लोग नए करोड़पति बन जाते हैं। लखपति करोड़पतियों की गिनती हर साल बढ़ती जा रही है भारत में भी, मालूम है? हाँ, बढ़ रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें से 20% नेटवर्क मार्केटिंग से आते हैं। ये बड़ी उसमें से 20% नेटवर्क मार्केटिंग से आते हैं। एक बार मैं गया था, मैं और निखिल जी हम लोग गए थे BMW के शोरूम में ट्रायल लेने के लिए। उसने बताया कि सर ये जो BMW तो ये 2-3 तरह के लोग ही खरीदते हैं। BMW कारें खरीदने वालों में सबसे बड़ी संख्या होती है नेटवर्कर्स की। इसके बाद आते हैं उद्योगपति जिनकी फैक्ट्रियां हैं, और तीसरे नंबर पर आते हैं नेता लोग और रियल एस्टेट वाले। जो मेजर सेल होता है, जो काफी बड़ा जो परसेंटेज है लग्जरी कारों का, वो इन 4 लोगों के पास जाता है। रियल एस्टेट वाले, नेता लोग, बड़े उद्योगपति और नेटवर्कर। तो नेटवर्किंग ये पावर देता है कि हम लोग बड़े बड़े ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद सकते हैं। तो नेटवर्किंग काम क्या करता है इसको समझ। जितना ज्यादा आपकी डेप्थ होगी उतना सिक्योर्ड बिजनेस होगा, उतना ज्यादा तेजी से बिजनेस बढ़ेगा। नेटवर्किंग में 2 चीज होती है, विड्थ और डेप्थ। और लोग बाग अक्सर यहाँ पर गड़बड़ करते हैं इसको समझने में, इसके बैलेंस को बनाए रखने में। विड्थ का मतलब होता है आपने खुद कितने लोगों को स्पॉन्सर किया डायरेक्ट। आप अपने डायरेक्ट में जो भी लगाते जा रहे हो, 1A 2A 3A, फिर 3A पे एक और, फिर 3A पर एक और, फिर 4A पर आ गए, फिर 4A पे 2-3 लोगों को लगा दिया, तो ये कहलाती है आपकी विड्थ। और एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक कितने सारे लोग हैं, इसको हम बोलते हैं डेप्थ। ज्यादा जरूरी क्या है?
सिसोदिया जी, पाटिल साहब, ज्यादा जरूरी क्या है? विड्थ ज्यादा जरूरी है कि डेप्थ ज्यादा जरूरी है? डेप्थ 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 ज्यादा जरूरी है। दोनों के अपने अपने फायदे और दोनों जरूरी है। हेलो, मैं क्या सर क्या डीप ज्यादा जरूरी है? नेटवर्क बनाते समय डेप्थ ज्यादा जरूरी है ना? अधिकतर लोगों ने कहा डेप्थ ज्यादा जरूरी है, तो डेप्थ और विड्थ दोनों ज्यादा जरूरी, दोनों बराबर से जरूरी है। ये दोनों जो है ये नाव के दो चप्पुओं के जैसी है। तो आप इमेजिन कर सकते हो क्या कि थोड़ा रेंज राइट में मैं हैंड वाला कैमरा बंद करता हूँ। कर दीजिए। आप सोचो, आप नाव चला रहे हो और सिर्फ एक ही हाथ से चप्पू चला रहे हो, क्या होगा? नाव चलेगी नहीं। नाव चलेगी नहीं। नाव तिरछी चलेगी। गोल गोल घूमती रहेगी। नाव गोल गोल घूमती रहेगी। दोनों हाथों से चप्पू चलाना जरूरी है और एक साथ चलाना जरूरी है, तभी नाव चलती है। सर इसमें थोड़ा डिटेल से बताएंगे तो समझ में आएगा। मैं डिटेल में बता रहा हूँ थोड़ा सा, पेशेंस तो रखिए। अभी तो मैं शुरू हुआ, मेरे पास 9 बजे तक का समय, मेरे पास 9 बजे तक का समय है। बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो विड्थ का क्या एडवांटेज है और डेप्थ का क्या एडवांटेज है? विड्थ का एडवांटेज ये है कि आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। जितनी ज्यादा विड्थ होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा। एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए किसी ने बिजनेस बनाना शुरू किया और सिर्फ 2 अपनी टीम्स खोली है, बने और सारा बिजनेस इसी पे बिल्ड कर रहा है। तीसरी उसने लेग खोली ही नहीं, पैसे कितने आएंगे? जितना बनेगा हर सेल पर 13,000। चाहे जितनी भी मशीनें डले, 13,000 इंटू वो मशीनें, जितनी भी मशीनें डली। लेकिन उसके पास एक 2A की भी टीम है, एक 3A की भी टीम है, 4A की भी है, 5A की भी है, 6A की भी है। तो पैसा किसमें ज्यादा आएगा? हर एक लेग से अलग अलग आएंगे। 3A वाले से 40,000 मिलेंगे, 4A वाले से 52,000 मिलेंगे, 5A वाले से 65,000 मिलेंगे। अब मान लीजिए 5A वाली 2 वर्किंग लेग हो गई, तो 1A वाली 2 वर्किंग से तो ज्यादा पैसा मिलेगा ना। यस। तो इसका एक प्रॉपर बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो विड्थ और डेप्थ का प्रॉपर बैलेंस जरूरी है। जितनी ज्यादा विड्थ होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, और जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना ज्यादा सिक्योर्ड बिजनेस होगा। इसको भी समझते हैं सिक्योरिटी कैसे आती है। मान लीजिए आपके पास 1A की 2 टीम है, 2A की 1 टीम है, 3A की भी है, 4A की भी है और 5A की भी है, और हर टीम में सिर्फ 2-2, 3-3 लोग हैं। बिजनेस में स्टेबिलिटी आएगी क्या? नहीं आएगी, क्योंकि 2-3 लोग कभी भी बड़े आराम से काम करना बंद कर सकते हैं। लेकिन आपकी किसी एक टीम में एक के नीचे एक, उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा, उसके नीचे चौथा, ऐसे 10 लोग हैं, तो सारे के सारे 10 एक साथ काम करना बंद करेंगे क्या? नहीं, कोई ना कोई तो काम करेगा। कोई तो करेगा। यस 10 में से 1-2 तो ऐसे होंगे जो काम करेंगे। और आपको पता है, हमको बड़े विचित्र तरह के लोग मिलते हैं, कई तरह के, हमको क्या बोले, सैंपल, कई तरह के सैंपल मिलते हैं। नमूना बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, कई तरह के सैंपल मिलते हैं हमको। कुछ तो ऐसे मिलेंगे कि आप सिर पटक पटक के परेशान हो जाओ, आप रोज सुबह उसके घर जाके शीर्षासन करो, फिर भी काम नहीं करेंगे। वो काम करने को तैयार ही नहीं होंगे, आप कुछ भी कर लो। और कुछ ऐसे मिलेंगे, आप चाहे जितना मना करो वो काम फिर भी करेगा। आप मना कर दो कि सिसोदिया जी इस महीने अपने को कोई डेमो नहीं दिखाना है, लेकिन सिसोदिया जी उस महीने में सबसे ज्यादा डेमो दिखाएंगे। तो कुछ ऐसे मिलेंगे, आप चाहे लाख सिर पटक लो वो कुछ भी नहीं करेंगे, आप ओशिरो जी से उनको मिलवा दो फिर भी नहीं करेंगे। और कुछ ऐसे हैं कि आप मना करोगे तो भी करेंगे। अधिकतर ऐसे हैं कि अगर आप उनको समझा दो कि काम क्यों करना है तो वो कर भी सकते हैं। तो हर तरह के लोग मिलने वाले हैं। तो जितनी ज्यादा डेप्थ होगी
कोई ना कोई ऐसा कर्मठ कार्यकर्ता मिल ही जाता है, चाहे जितनी समस्या है वो बिजनेस करके ही मानेगा। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता अगर आपकी 3-4 टीमों में 4-4, 5-5 आ गए तो क्या होगा फिर? आपकी 3-4 टीमों में ऐसे 4-4, 5-5 कर्मठ कार्यकर्ता आ गए तो क्या होगा पाटिल साहब? काम बढ़ जाएगा सर। रोल्स रॉयस आएगा, रोल्स रॉयस आएगा, BMW आएगा और खुद भी एक्टिव हो जाएंगे उसमें ज्यादा। उसको एक वाक्य में बोले तो इस कंडीशन में आपके साथ ये होगा कि 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। तो नेटवर्किंग में आपको इस चीज का बराबर ध्यान रखना है कि विड्थ भी चाहिए, डेप्थ भी चाहिए। अब विड्थ कितनी चाहिए? विड्थ कितनी चाहिए? कितनी विड्थ होनी चाहिए? ठीक रहेगी, 7 रहेगी। ठीक रहेगी, 7 ठीक रहेगी। सबके अपने अपने एग्जाम्पल है। विड्थ उतनी ही ठीक रहेगी जितनी आप संभाल सको। अगर आप 2 से ज्यादा विड्थ नहीं संभाल सकते तो फिर ज्यादा वाइड मत जाओ, 2 के साथ ही काम करो। और अगर आप कैपेबल हो 10 संभालने के लिए तो 10 की विड्थ बनाओ। अब ये विड्थ कितनी बनानी है ये डिसीजन आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के दो। आपका एक्टिव ग्रोइंग एथिकल अपलाइन, जिसके मार्गदर्शन में आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो, इस अपलाइन को फॉलो करना है। अपलाइन भी बहुत सारे होते हैं, इसको फॉलो करना है तो ये कंडीशन है। 3 चीजें उस अपलाइन में होनी चाहिए, एथिकल हो, एक्टिव हो और ग्रोइंग हो। उसका बिजनेस बढ़ रहा हो, एथिकल तरीके से काम करता हो, ईमानदारी से काम करता हो और लगातार बिजनेस में एक्टिव भी हो। सिर्फ उसी को फॉलो कीजिए। अपने एथिकल एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठकर डिसाइड कीजिए, वो आपकी क्षमताओं को ज्यादा बेहतर तरीके से आता है। तो वो बताएगा आपको विड्थ कितनी रखनी चाहिए। तो कुछ भी नया काम करने से पहले अपने एक अपलाइन के साथ जरूर डिस्कशन कीजिए। अच्छा, आप लोग काउंसलिंग करते हैं कि नहीं रेगुलर? यस, नहीं करते। कुछ लोगों से मुझे इस सवाल की उम्मीद थी, सर ये होता क्या है? कोई बोला नहीं। अपने काउंसलिंग कौन कौन करता है? हैंड रेज कीजिए। सब एड्रेस करें दोस्तों, दिखेंगे कि कौन कौन करते हैं। सभी जो करते हैं अपने मुझे पहले तो खुद से ही करते हैं सर, फिर अपने काउंसलिंग खुद से भी करते हैं, बहुत बार करना पड़ता है। खुद से थोड़ी होती है काउंसलिंग। मैं तो करता हूँ। काउंसलिंग नहीं बोलते, इसके बोलते हैं चिंतन मनन। हाँ, मतलब वो अब उसको जिस रूप में भी हम देखें जी। काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि किसी एक्सपर्ट से जो आपके क्षेत्र में आपसे ज्यादा आगे हो, उसके साथ बैठकर विचार विमर्श करना है कि मुझे आप क्या करना चाहिए। एनीवेज, अभी आप नहीं करते हो कोई बात नहीं, तो आप एक काम परिहार साहब से मैं करता रहता हूँ सर। अरे परिहार सर से मत करो यार। अच्छा, परिहार सर से करो। हाँ, मुझे कम से कम 6 से पर्सन होना चाहिए जिसके साथ आप काउंसलिंग करोगे। 6 से कम दिल की रैंक है। मेरे से नहीं करते हो काउंसलिंग, होती क्या आपको पता ही नहीं है अभी। काउंसलिंग होती क्या है आपको पता ही नहीं, मैंने आपके साथ कभी नहीं की। तो कम से कम 6 से होना चाहिए वो पर्सन जिसके साथ आप काउंसलिंग करोगे। नोट करें अपनी LOS मतलब लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, आपके ऊपर कौन कौन है, उसमें एक ऐसा 6 से पर्सन ढूंढिए जिससे आप कम्युनिकेशन बना के रखें और महीने में 2 बार मिनिमम, 2 से ज्यादा भी हो सकती है लेकिन मिनिमम 2 बार तो होना ही चाहिए। महीने में 2 बार अपने एक्टिव ग्रोइंग एथिकल अपलाइन के साथ काउंसलिंग कीजिए। काउंसलिंग में क्या करेंगे, अपना स्ट्रक्चर डिस्कस कीजिए पूरा कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ पर कौन है, कहाँ पर काम करना है, किसके साथ समय लगाना है, किस तरीके से काम करना है, विड्थ की जरूरत है क्या, डेप्थ की जरूरत है क्या, कौन सी ऐसी स्किल्स है जो आपको सीखनी है, कौन सी ऐसी स्किल्स है जो आपके टीम मेंबर्स को सीखनी है।
ये सारी चीजें डिस्कशन में होती है। आपका स्ट्रक्चर कैसे जा रहा है, कहाँ पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, कहाँ पर थोड़ा कम फोकस करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें काउंसलिंग में आती है। अब ये नेटवर्किंग में ध्यान ये रखना होता है कि आप कितनी विड्थ डालते हो, उससे आपके बिजनेस में तेजी नहीं आती। आपके बिजनेस में स्पीड कब आएगी? जब आपने जिन लोगों को स्पॉन्सर किया, आप उनके साथ काम करते हो और उनके बिजनेस को बढ़ाने में उनकी हेल्प करते हो। तो आपने 4 लोगों को स्पॉन्सर किया, 4 में से हो सकता है 2 एक्टिव हो सकता है 2 एक्टिव। तब आपकी अगली मीटिंग्स कहाँ पर होगी? उन 4 के घर पर। उन 4 की लिस्ट पर आप काम करोगे और जल्दी से जल्दी इन 4 लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना है, इनको डेमो देना सिखाना है, प्लान सिखाना है, फॉलोअप सिखाना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखानी है। कुछ महीनों में जब ये 4 में से 2 लोग जो सीख रहे ये तैयार हो जाएंगे, तो फिर अब वर्किंग लोग कितने हो गए? 3। आपके साथ दूसरे भी आ गए। तो जैसे ही कोई आपको एक्टिव पर्सन मिलता है, उसके साथ काम करना शुरू कर दीजिए। आपका बिजनेस तब बढ़ेगा जब डेप्थ में लोग काम करना सीखेंगे और इंडिपेंडेंट होंगे और अपने बिजनेस का चार्ज वो लोग खुद लेंगे। तो डेप्थ में जाइए, विड्थ में भी जाइए, लेकिन कितना, ये आपके एक्टिव अपलाइन से पूछिए। फिर एक और सिद्धांत, बिजनेस करने के लिए बहुत सारी चीजों को सीखना पड़ेगा। बहुत सारे सीक्रेट्स है, बहुत सारी स्किल्स है, ये कहाँ से मिलेगी? जूम मीटिंग से। जूम मीटिंग से एक तरीका है, इसके अलावा और कुछ यानी बुक रीडिंग, कुछ किताबें पढ़ती हैं। कौन सी किताबें? जो ये बिजनेस से रिलेटेड हो, कुछ यानी मोटिवेशन वाली हो। कुछ मोटिवेशन की किताबें, कुछ स्किल डेवलपमेंट की किताबें। जी। किताबों से मिलेगा नॉलेज, और कहाँ से मिलेगा? और कुछ चले जैसे ये सेमिनार वगैरह होते हैं। सेमिनार से मिलेगा जी। और एक्टिव ऑफलाइन। वो तब काउंसलिंग करोगे, ठीक है, उससे भी मिलेगा। और जूम मीटिंग जूम मीटिंग हो चुकी पहली बार, जूम मीटिंग हो गई। काम करते करते करत करत अभ्यास के जड़मटी हो सजा, उसी टाइप की जी। बात करते करते सीख जाओगे। ठीक है, करते करते स्किल डेवलप होती है, नया नॉलेज नहीं आता है। बहुत सारा नॉलेज मिलेगा यूट्यूब से। यूट्यूब। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर नेटवर्किंग के बारे में बहुत अच्छे वीडियोस बनाए। ये जो लीडर्स थे जिन्होंने अपनी अपनी किसी ना किसी कंपनी में काफी अच्छा काम किया है, अपने अनुभवों को उन्होंने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया है। और मजेदार बात यह है कि ये सब फ्री में अवेलेबल है। और अगर किसी से कोई सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़े तो ले लीजिए, ये आपके बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट है। कुछ लोग हैं जिनके वीडियोस काफी अच्छे होते हैं। संतोष नायर सर एक है, दीपक बजाज सर है, सोनू शर्मा है, एक वो जैन साहब है, अब गंजे हैं, क्या नाम? हर्षवर्धन जैन। ये भी काफी अच्छे वीडियोस बनाते हैं। और एक और बहुत अच्छा स्पीकर थोड़े दिन बाद वीडियो बनाना शुरू करेगा। अभी वो जूम मीटिंग ले रहा है, इसके वीडियोस भी आप देख सकते हैं भविष्य में। तो वीडियोस देखिए, काम के वीडियोस देखिए, उससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो बिजनेस के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो लीडर्स ने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया है। यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें हैं। समुद्र में आपको मछलियां भी मिलेगी और मोती भी मिलेंगे और कचरा भी मिलेगा। भारत का समुद्र है, तो आपको तय करना है कि आप वहां से क्या निकालना चाहते हो। तो यूट्यूब पर भी बहुत सारी चीजें। जी सर। एक और सिद्धांत है जिसको बोलते हैं आउट ऑफ टाउन एक्सपर्ट विद द ब्रीफकेस। बाहरी दुनिया का विशेषज्ञ सूटकेस के साथ। इसको समझते ये क्या होता है?
कोई एक इंश्योरेंस का एजेंट नया था और वो किसी एक बहुत बड़े क्लाइंट को एक काफी महंगी पॉलिसी बेचने की कोशिश कर रहा था। नया इंश्योरेंस एजेंट किसी बड़े क्लाइंट को एक बहुत महंगी पॉलिसी बेचने की कोशिश कर रहा था और वो जो बड़ा क्लाइंट है वो उसको सीरियसली नहीं ले रहा था। जैसा अपने साथ होता है, उसमें जाते हैं, डेमो दिखाते हैं और वो जो प्रोस्पेक्ट होता है वो आपको सीरियसली नहीं लेता, उसको भी नहीं ले रहा था उसका प्रोस्पेक्ट। उसने क्या किया, अपने एक सीनियर से बात की और प्रोस्पेक्ट को मना लिया कि मेरे एक सीनियर के साथ आप एक बार एक लंच के लिए चलो। तो ये तीनों लंच के लिए मिले। अब इस जूनियर ने अपने सीनियर के बारे में बताना शुरू किया कि सर ये है कौन। उसने अपने सीनियर के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे इन्होंने बिजनेस शुरू किया, क्या क्या संघर्ष आए, क्या क्या कठिनाई आई, कैसे आगे बढ़े, कितना बड़ा बिजनेस किया, कितनी सारी पॉलिसीज बेची, कितनी महंगी पॉलिसीज बेची, वगैरह वगैरह। वो करीब 1 घंटे की मीटिंग में लगभग 50-55 मिनट तक ये जूनियर अपने अपलाइन के बारे में बताता रहा, उसकी उपलब्धियों के बारे में बताता रहा, उसके नॉलेज के बारे में बताता रहा। ये जो अपलाइन था उसका, वो कुछ नहीं बोला। मैंने डाल दिया तेरे पास करने के लिए। वो उसका है, क्या डाल दिया भाई? हाँ हाँ, लाओ लाओ। ये अंकित का, अंकित को सामान दे दो भाई। सर कंटिन्यू कीजिए। वो तो हिसाब से कोई आ गए थे बीच में। तो कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, उसने 55 मिनट तक करीब उसने अपने अपलाइन की उपलब्धियां, उसके नॉलेज, उसके क्लाइंट बेस और ये सारी चीजों के बारे में बात की। वो जो सीनियर था उसका, वो कुछ नहीं बोला। इस समय तक क्या हुआ, ये जो क्लाइंट था वो इसके इस अपलाइन से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था और लास्ट में वो सिर्फ एक लाइन बोला कि सर मुझे 40 साल हो गए इंश्योरेंस की फील्ड में और अपने इस 40 साल के अनुभव के आधार पर मैं आपको एक बात बोल सकता हूँ कि मेरे दोस्त ने आपको जो पॉलिसी सजेस्ट की है, इससे अच्छी पॉलिसी मैंने आज तक देखी ही नहीं। क्लाइंट ने क्या किया होगा? कहाँ साइन करना है बताओ। कहाँ साइन करना है बताओ? उसने इमीडिएट वो चेक दिया। तो ये जो चेक मिला, इसमें किसकी मेहनत थी? किसकी मेहनत ज्यादा थी? जो लेके गए दोनों के दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस था। दोनों ने अपना अपना काम बखूबी किया और ये डील क्लोज हुई। तो इसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी आपको कई बार अपलाइन की जरूरत पड़ती है। तो जब अपलाइन से आप किसी को मिलवाने लेकर जा रहे हो तो अपलाइन का प्रॉपर एडिफिकेशन जरूरी है। एडिफिकेशन मतलब आप ये बताओ कि ये जो अपलाइन है आपके, इनका एजुकेशन क्या है, किस बैकग्राउंड से आए हैं, एनर्जी के अलावा ये क्या करते रहे हैं अभी तक, कितने सारे लोगों की मदद की है, कितना बड़ा इनका नेटवर्क है, एनर्जी के अलावा जिस दूसरे काम में ये उसमें कितने ज्यादा सक्सेसफुल है, किस तरह से लोगों की मदद करते हैं, किस तरह से लोगों को हेल्प कर रहे हैं, इस बिजनेस के बारे में कितना जानते हैं। इन सारी चीजों की बात कीजिए। ऐसा मत बताइए कि ये जो मेरे अपलाइन है ये महात्मा गांधी के वंशज है, वो वाला आइडेंटिफिकेशन काम नहीं आता है। तो महात्मा गांधी के पौत्र 5वीं पीढ़ी के उस इस तरह का आइडेंटिफिकेशन नहीं, वास्तव में उन्होंने क्या किया उस तरह का आइडेंटिफिकेशन। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा मेरे माई बाप है ये और जो मैं जो कुछ भी हुआ जिन्हीं की बदौलत हूँ, ये आइडेंटिफिकेशन नहीं कहलाता, इसको कुछ और कहते हैं। तो वैसा नहीं करना है। तो अपलाइन का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कीजिए। अपलाइन अपना काम करेगा, आप अपना काम करेंगे। क्लोजिंग के लिए आप अपलाइन की सहायता ले सकते हैं, लेकिन डेमो प्लान आपको खुद दिखाने चाहिए। क्योंकि एक बात तो तय है सिसोदिया साहब, अब तक आपको समझ में भी आ गया होगा और ये जितने दूसरे महेश भाई भी मुझसे एग्री करेंगे, डेमो देखकर कोई मशीन नहीं खरीदता है। बिल्कुल सर। राइट। डेमो देखकर कोई मशीन नहीं खरीदता। तो डेमो आपका अच्छा या बुरा नहीं होता, डेमो सिर्फ डेमो होता है। हर वो डेमो अच्छा है जिसमें प्रोस्पेक्ट अगली एक मीटिंग के लिए तैयार हो जाए।
वो डेमो बुरा है जिसके बाद प्रोस्पेक्ट आपसे मिलने को ही मना कर दे। इस विषय पे हम कोई बात नहीं करेंगे। तो डेमो सिर्फ डेमो होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डेमो देखते ही पैसे मिल जाते हैं, डेमो दिखाते ही पैसे मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। मेरे शिक्षे के सफर में तो 1 या 2 बार ही हुआ है कि डेमो दिखाया और उसने कहा ये लो पैसे। तो ऐसा होता नहीं आमतौर पर। अगला एक सिद्धांत है, लिस्ट बनाइए और उसको 2 बार चेक कीजिए। लिस्ट बनाना जरूरी है क्या? Yes. किस किस को लगता है लिस्ट बनाना जरूरी है? यस बहुत जरूरी है सर। चैट बॉक्स में टाइप कर, चैट बॉक्स में टाइप कर दे। बहुत जरूरी है। कितने लोगों ने बनाई है पेपर पे? दिमाग से नहीं। बनाई सर।